राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है। आप सभी को 2 वीडियो मैं दे चुकी हूँ। ये तीसरा वीडियो है। पीछे के 2 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। पहला वीडियो था हमारा 50 वन लाइनर क्वेश्चन हमने देखा था। दूसरा वीडियो में हमने स्वयंभू को देखा था। और तीसरा वीडियो हमारा ये है मैथिली शरण गुप्त जी को, हम इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे आपको तथ्य, अच्छे प्रश्न मिलेंगे और बड़े कवि भी हैं ये। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं ये। तो मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म हुआ था 1886 में और निधन हुआ था 1964 में। तो दोनों डेट आप ध्यान देंगे, जन्म का, निधन का, दोनों का। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों, मान्यताओं और तपश्चर्या की फलश्रुति थे मैथिली शरण गुप्त। पूरे 2 दशकों पे महावीर प्रसाद द्विवेदी का निर्बाध आचार्यत्व छाया रहा। काव्य रचना की दृष्टि से उनकी कमी की पूर्ति गुप्त जी ने की। इन 2 दशकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व गुरु शिष्य करते रहे। तो गुप्त जी के, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य में पूरे 2 दशकों तक ये दोनों गुरु और शिष्य क्या रहे, छाए रहे। जो काम गुरु ने नहीं किया उसको शिष्य ने कर दिया। काव्य के क्षेत्र में वो ज़्यादा काम नहीं किए, रचनाएं नहीं लिख पाए, तो वो काम कर दिया गुप्त जी ने। गुप्त जी की पहली कविता हेमंत, ध्यान देंगे, इनकी पहली कविता हेमंत है, 1905 में सरस्वती में प्रकाशित होती है। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप उन्होंने 5-6 वर्षों में ही पौराणिक, ऐतिहासिक चित्रों तथा देश काल, धर्म, समाज से संबंध अनेक रचनाएं लिखी। तो इनकी पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है आपको। द्विवेदी जी की तरह गुप्त जी भी चीर गांव के रहने वाले थे। उनकी स्कूली शिक्षा भी मामूली तौर पे हुई थी, किंतु उस पीढ़ी में अद्भुत जीवट, कर्मठता और शिक्षा भी मामूली तौर पे ही किंतु उस पीढ़ी में अद्भुत जीवट, कर्मठता और संकल्प शक्ति थी। ये विशेषताएं उनके जीवन और काव्य संघर्ष दोनों में परिलक्षित होती हैं। गुप्त जी के परिवार और परिवेश दोनों पे गहरा वैष्णवी रंग था। उनके पिता माधुर्य भाव से उपासना करते थे। गुप्त जी की दीक्षा भी इसी संप्रदाय में हुई थी। उनके परिवेश में जो गांधीवादी विचारधारा परिव्याप्त थी, उसका मेरुदंड भी वैष्णवी था। किंतु जो भक्ति उन्हें विरासत में मिली, उसका वैष्णवपन देश काल के मेल में नहीं था। गुप्त जी ने उसे संशोधित कर मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना आदर्श बनाया। गांधी जी के आदर्श भी राम ही थे। उनकी राज्य कल्पना राम राज्य की कल्पना थी। वह युग एक मर्यादा और संयम से बंधा हुआ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा था। गुप्त जी का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ नए जागरण का मंत्र फूंकने में सर्वथा समर्थ सिद्ध हुआ। अभी तक हिंदी खड़ी बोली का काव्य नवीन युग चेतना को नहीं अपना पाया था। गुप्त जी पहले कवि हैं जिन्होंने अपने समसामयिक, नैतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वाड़ी देकर खड़ी बोली को युगीन चेतना से जोड़ा और इसी अर्थ में वे राष्ट्र कवि हैं। तो गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, महात्मा गांधी ने दिया था। आगे देखेंगे। अभी कहते हैं लेखक कि इससे आपको ये नहीं समझना चाहिए
कि गुप्त जी ने पुराने आदर्शों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आप ये मत समझिएगा, उन्हें पुराने नैतिक मूल्यों में अटूट आस्था थी, अतीत के प्रति प्रबल आकर्षक था उनको, किंतु वर्तमान की समस्याओं के प्रति भी वे पूर्णतः जागरूक थे। गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध, विरहणी व्रजांगना और वीरांगना का अनुवाद किया। तो माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का अनुवाद किए हैं गुप्त जी, ध्यान देंगे आप। यह नवीन के प्रति उनकी अभिरुचि का प्रमाण है। माइकल की अभिरुचियों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठता। मधुसूदन दत्त ने भी अपने काव्य के लिए अतीत की कथाएं चुनी हैं, पर उनके आदर्शों को आश्चर्यजनक ढंग से उलट दिया है। उनका विद्रोह और तीखापन आज भी पुराने ढंग के विचारकों के गले से नीचे नहीं उतरता। दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त केवल विषय वस्तु और दृष्टि में ही विप्लवी नहीं है, बल्कि काव्य शैली में भी वो क्रांतिकारी हैं। गुप्त जी की काव्य रूढ़ि पुरानी है, पर उस पर रंग नया है, और जो कुछ नया है उसका मूलाधार तो पुराना ही है। तो गुप्त जी नया लिखते हैं, पर नया का जो उनका आधार है वो पुराना ही है। पुराने को वो ही नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वे काव्य में रस, अनुभव, काव्य गुण, छंद, निर्वाह पे ध्यान देने के आग्रही हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति तक ही वे अपने को सीमित रखते हैं। उनके काव्य का प्रयोजन लोकहित, मनुष्य के मन में सद्भाव का संचार, ज्ञान का प्रकाश और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे उत्कृष्ट विषयों का चयन करते हुए उन्हें अपनी समसामयिक समस्याओं से संदर्भित करते हैं। गुप्त जी जिस राष्ट्रीय चेतना को लेकर काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए, वह भारतेंदु तथा उनके समसामयिक कवियों की काव्य चेतना से किंचित भिन्न है। उस समय के कवि करुणा विगलित स्वर में या तो करुणानिधि केशव को जगा रहे थे, या तो अपने अतीत गौरव का स्मरण करके गंगा यमुना से मथुरा काशी को डुबो देने की प्रार्थना करते थे। चित्तौड़ को अपने समसामयिक संदर्भ में रख के उनके मन में मायूसी छा जाती थी, किंतु गुप्त जी के प्रथम काव्य रंग में भंग, जो 1909 में आता है, इसमें चित्तौड़ का स्मरण दूसरे ढंग से किया गया है। तो गुप्त जी की पहली कविता हेमंत 1905 सरस्वती पत्रिका, गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह रंग में भंग 1909। तो गुप्त जी ने रंग में भंग में चित्तौड़ का स्मरण किया है, ध्यान देंगे ये। और उनकी पंक्ति रंग में भंग से है, ये आपसे पूछी जा सकती है। कहते हैं गुप्त जी कि आज भी चित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा, चमक जाती चंचला से चित्त में करके त्वरा। तो ये पंक्ति गुप्त जी की है रंग में भंग से। अंधकार में बिजली की चमक क्षण भर के लिए ही सही प्रकाश बिखेर जाती है और चित्त को बेचैन बना देती है। इस संदर्भ में जयद्रथ वध, जो 1910 में आता है रंग में भंग के एक साल बाद, और भारत भारती जो 1912 में आता है, ये रंग में भंग बाद के बाद दोनों लिखी रचनाएं गई हैं, ये भी विचारणीय हैं। दोनों की आरंभिक पंक्तियां देखिए, तो किस रचना से कौन सी पंक्ति है गुप्त जी की, ये आपको ध्यान देना है। तो आज भी चित्तौड़ का नाम कुछ जादू भरा, ये तो रंग में भंग से था। अब ये देखिए गुप्त जी की मोस्ट पंक्ति है, ये अभी तक पूछी नहीं गई है पर पूछी जा सकती है। जयद्रथ वध से है कि फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। गुप्त जी कहते हैं जयद्रथ वध में कि फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो।
फिर भारत भारती की पहली पंक्ति देखिए क्या है, कहते हैं, ये तो पूछी गई है, यहाँ से तो प्रश्न आ गया है, ये तो मोस्ट है ही आपका। कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर आज ये समस्याएं सभी। तो ये भारत भारती में गुप्त जी कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। कवि पूर्वजों की दिव्य झांकी प्रस्तुत करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने का संदेश देता है जयद्रथ वध में, और हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में विचार करने के लिए वो भारत भारती में प्रेरित करता है। रंग में भंग, इसमें बूंदी के हाड़ा चित्तौड़ के महाराणा के प्रतिज्ञा पालन के निमित्त बने बूंदी के कृत्रिम दुर्ग को तब तक नहीं तोड़ने देता जब तक उसके शरीर में प्राण शेष था। मातृभूमि की प्रतिमा के प्रति भी यह निर्व्याज्य ममता इस युग के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जयद्रथ वध में अभिमन्यु उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व है जो राष्ट्रीय यज्ञ में महारथियों के अभेद्य चक्र की चिंता न करते हुए अपनी बलि चढ़ा देता है। भारत भारती कहते हैं बच्चन जी कि भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। ये कथन इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है ये कथन। बच्चन सिंह कहे हैं कि भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मुसद्दस्से हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। तो ये भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त जी को भारत भारती लिखने की प्रेरणा किस रचना से मिली, तो उनको मिला मुसद्दस्से हाली और कैफी के भारत दर्पण से। तो ये आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये नेट में आ भी चुका है, पंक्ति प्रश्न बना है। आगे देखिए, दिया है कि पहली में मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति की गई है और दूसरी में हिंदुओं के सांस्कृतिक उत्थान की। गुप्त जी ने शैली हाली से ली और जमीन कैफी से लिया। इसमें तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना वर्तमान की हीन भावना के संदर्भ में अतीत का गौरव और प्रकारांतर से भविष्य का संकेत चित्रित है। इसमें हिंदू जातीयता की गंध खोजने वालों को जानना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक स्रोत हिंदू धर्म की पुनरुत्थानवादी भावना ही है। छायावाद के पूर्व तक इसकी प्रगतिशीलता असंदिग्ध बनी रही। सरल, सुबोध और इतिवृत्तात्मक शैली में समसामयिक जीवन को खड़ी बोली में बांधकर उसकी अभिव्यक्ति क्षमता और छंद संगीत को इस ढंग से उजागर किया गया कि शिक्षित युवा वर्ग पर इसका उद्बोधनात्मक प्रभाव पड़े। समसामयिक चेतना के प्रति अत्यधिक आग्रह ने इसकी काव्यात्मक क्षमता को बहुत कम कर दिया, किंतु खड़ी बोली की काव्यात्मक संभावनाओं का द्वार उन्मुक्त हो गया। इस ढंग पर लिखा गया हिंदू उनका दूसरा काव्य है जो हिंदुओं के जागरण तक सीमित होने के कारण समादृत नहीं हो सका। राजा प्रजा में जो बाद की रचना है, लोकतंत्र और उसके उज्ज्वल पक्ष को संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है और यह उनकी कालानुसारी चेतना का सबूत है। एक छोर पे भारत भारती में अविकसित राष्ट्रीय चेतना, जिसे उदार दल का भावबोध कहा जा सकता है, ये चित्रित हुई है, तो दूसरे छोर पे राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास लोकतंत्र के आधार पे इनके माध्यम से
गुप्त जी की अपनी राजनीतिक चेतना के साथ साथ पूरे युग की राजनीतिक चेतना का विकास देखा जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्या है। आगे दिया है कि 1931 में प्रकाशित साकेत उनकी काव्य चेतना की चरम उपलब्धि है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गुप्त जी की काव्य रचना की, जैसे प्रसाद की चरम उपलब्धि कामायनी है, पंत जी की चरम उपलब्धि लोकायतन है, तो गुप्त जी की चरम उपलब्धि कौन सी रचना है? साकेत है। इसका आपको ध्यान देना है। भारत भारती और साकेत, इन दोनों के प्रकाशन के बीच, भारत भारती 1912 में आता है, साकेत 1931 में, तो इन दोनों के बीच में गुप्त जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे शकुंतला, पत्रावली, वैतालिक, किसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा, शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल और झंकार। ये सब इन दोनों के बीच में आए। पंचवटी और झंकार को यदि आप छोड़ दें तो शेष रचनाओं में कवि भावनात्मकता से मुक्त नहीं हो पाया। अधिकांश रचनाओं में वह समसामयिक राजनीतिक विचारों का वैतालिक दिखाई पड़ता है। साकेत गुप्त जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है, ये ध्यान देना है। गुप्त जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य पूछेगा तो आपको साकेत बताना है। इसमें अपने युग के जीवन को समग्रतः चित्रित करने का उन्होंने प्रयास किया है। यह बात दूसरी है कि उनका युगबोध सामान्यतः सतह का ही है। इसमें द्विवेदी युगीन नीतिमत्ता, आदर्श, पुनरुत्थानवादी सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी मान आदि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा, ये ध्यान देंगे, भारत भारती की उनको प्रेरणा हाली और कैफी से मिली थी, और साकेत की उनको प्रेरणा किससे मिली? गुप्त जी को। तो इसकी प्रेरणा गुप्त जी को मिली, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसी से मिला, जो सरस्वती में 1908 में जुलाई में छपा था। किस नाम से छपवाए थे महावीर प्रसाद जी? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कोई उर्मिला पे लिखता ही नहीं था, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को छदम नाम से ये लेख लिखना पड़ा कि कोई तो लिखे, तो उनके शिष्य ने ही लिख दिया, गुप्त जी ने, साकेत। और स्वयं द्विवेदी जी का लेख रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित था। अब देखिए, गुप्त जी ने साकेत महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर लिखा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित होकर लिखा। तो ये ध्यान देना है। द्विवेदी जी ने लिखा था कि खेद इस बात का है कि उर्मिला का उज्ज्वल चरित्र कवियों के द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया। इसे अनुप्रेरित होकर उर्मिला विषयक कई काव्य लिखे गए। हरिऔध ने उर्मिला और नवीन ने विस्मृत उर्मिला और गुप्त जी ने उर्मिला की रचना की। पर साकेत काव्य का लेखन जो 1914 से शुरू होता है, शुरू तो 14 से कर देते हैं पर समाप्त ये करते हैं 31 में, 14 वर्ष लगा इनको लिखने में। तो शुरू 1914 में हो चुका था। इन सभी प्रयासों का मूल प्रेरक तत्व नारी के संबंध में बदली हुई भावना थी। उर्मिला अपनी पारंपरिक गरिमा को लिए हुए नवीन है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है कि उर्मिला को केंद्रवर्ती बिंदु मान लेने पर समस्त रामायणी कथा उसके चतुर्दिक घूमने के लिए बाध्य हो जाती है। फलस्वरूप साकेत का कथ्य और रूप दोनों में अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक हो गया, लेकिन इसका नाम
उर्मिला न रख के साकेत क्यों रखा गया? संभवतः कवि उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी कछारों, प्रातः दोपहर संध्या रात्रि, लोग बाग की चर्चाओं और समस्याओं आदि से संबद्ध करना चाहते थे, अन्यथा उर्मिला की चारित्रिक पूर्णता संभव नहीं थी और ऐसा करने के लिए वह बाध्य था, क्योंकि उर्मिला की सीमा साकेत की सीमा थी। चित्रकूट को प्रत्यक्ष कथा का अंग बनाने का कारण यह था कि एक विशेष अवसर पे साकेत का पूरा समाज चित्रकूट में ही था, पर समाज के अतिरिक्त साकेत और क्या हो सकता था? गोस्वामी तुलसीदास ने भी चित्रकूट की घटना को अयोध्या कांड के ही भीतर रखा है। तो ये ध्यान देंगे कि चित्रकूट की घटना किस कांड में है, तो अयोध्या कांड में है। ये तुलसीदास भी रखे हैं, हरिऔध भी, गुप्त जी भी रखे हैं। तो ये ध्यान देना, अयोध्या कांड में ही आपका चित्रकूट की घटना वर्णित है। फिर आगे देखिए, इस नाम के फलस्वरूप रामायणी कथा का मुख्य आधार लेते हुए भी साकेत का स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिष्ठित हो सका। कथा का आरंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। इसके पश्चात कैकेयी मंथरा संवाद, राम वन गमन, चित्रकूट सभा आदि की घटनाएं 8 सर्गों तक चलती हैं। 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है और 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करती हुई अपने जन्म से लेके स्वयंवर तक की कथा स्मृति संचारी के रूप में या फ्लैशबैक के रूप में कहती है। 11वें सर्ग में शत्रुघ्न और हनुमान के माध्यम से दंडकारण्य से लेकर लक्ष्मण को शक्ति लगने तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है और 12वें सर्ग में साकेत निवासियों की युद्ध की तैयारियां, लंका का युद्ध और राम का अयोध्या आगमन और उर्मिला लक्ष्मण का विलन वर्णित है। तो मिलन तो अंतिम सर्ग में ही होगा। संपूर्ण कथा को उर्मिला और साकेत से संबंध रखने के कारण नाटकीय शिल्प का सहारा लेना पड़ा है। सारी घटनाएं साकेत के रंगमंच पे घटित होती हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ सूच्य रूप से। दूसरे शब्दों में अयोध्या कांड के अतिरिक्त रामायणी कथा की शेष घटनाएं सूच्य रूप में ही कही गई हैं। इससे साकेत की संघटना में एक प्रकार की नवीनता आई है, किंतु क्रिया व्यापार से समन्वित समस्त घटनाओं को सूक्ष्म बना देने से साकेत का रंगमंच सूना लगने लगता है। इस शून्यता को उर्मिला के विरह वर्णन और साकेत समाज की प्रतिक्रियाओं से भरने का प्रयास किया गया है, पर विरह वर्णन की भावुकता और साकेत समाज की उपरली प्रतिक्रियाएं शून्य को भर नहीं पाती। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि कवि ने रामायणी कथा को असंतुलित रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु रामायणी कथा लिखना उसका उद्देश्य नहीं था। रामायणी कथा के अधिकांश भाग को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उसके पास चारा ही नहीं था। खटकने वाली बात है रंगमंच की शून्यता। इससे उसे महाकाव्योचित औदात्य नहीं मिल पाया। गुप्त जी को काव्य का नक्शा तो गोस्वामी जी के रामचरितमानस के नक्शे से अलग है। गुप्त जी का जो काव्य का नक्शा है वो मानस के नक्शे से अलग है। इसीलिए साकेत के मार्मिक स्थल मानस के मार्मिक स्थलों से भिन्न है। पर निषाद मिलन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग ये तो दोनों में है, मानस में भी है, साकेत में भी है। इस स्थलों के संदर्भ में
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पे गुप्त जी का वर्णन न उतना गंभीर बन पाया है और न मनोवैज्ञानिक। इन प्रसंगों में भी भावनामयता, सेंटिमेंटलिटी उनका पीछा नहीं छोड़ सकी। अपने नवीन उद्गारों के बावजूद उनके पात्र भावनामय, मर्यादावादी और नवीन मानवतावादी आदर्श लिए हुए हैं। कवि ने पुराने घेरे के भीतर अपने पात्रों को व्यक्तित्व प्रदान करने की चेष्टा की है, पर जहां अपने घेरे को तोड़ के उर्मिला अयोध्यावासियों को युद्ध का उपदेश देने लगती है, वहां उसकी व्यक्तित्व संपन्नता सतही हो जाती है। विरह वर्णन के प्रसंग में परंपराभुक्त परिपाटी से भिन्न वह अपने प्रेम के शुभ प्रभाव से प्रकृति को प्रसन्न देखना चाहती है, किंतु यह नयापन केवल आदर्श है। इससे अधिक यथार्थवादी वे ही लोग थे जो प्रकृति को नायक नायिका के दुख में दुखी और सुख में सुखी दिखलाते आए थे। आगे बताया गया है कि लक्ष्मण मानस में बहुत कम बोलते हैं। रामचरितमानस में वे प्रायः उन्हीं अवसरों पे बोलते दिखाई पड़ते हैं जहां कोई अपमानजनक स्थिति उत्पन्न होती है, पर साकेत में उनकी मुखरता विशेषतः कैकेयी के प्रसंग में है। उनके व्यक्तित्व में कुछ जोड़ती नहीं बल्कि घटाती ही है। पर परिवार के वृत्त में सभी चरित्र विशेष प्रकार की आत्मीयता लिए हुए हैं। सच पूछिए तो वे पारिवारिक परिवेश के कवि हैं। उनके चरित्र चित्रण और भाव दशाओं को इसकी सीमा में रख के देखना चाहिए। उन्होंने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इस पारिवारिक भावमयता के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गृहस्थ रस की संज्ञा दी है। तो देखिए, कौटुंबिक मात्र का कवि स्वयं को किसने कहा है? गुप्त जी ने कहा है। और गृहस्थ रस की संज्ञा इनके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी जो भावमयता है, पारिवारिक भावमयता, इसको वो गृहस्थ रस की संज्ञा देते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, आधुनिक काल में गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि कौन हैं? तो गुप्त जी ही होंगे। एक दिन मुझे याद है कि सर की क्लास में कोई डाउट था इस प्रश्न पे, शायद हरिऔध सर ने बताया था, जहाँ तक मुझे प्रश्न याद आ रहा है, पर ये गुप्त जी होंगे। देखिए, हमें आज यहाँ पे मिल भी गया, आप इसे पढ़िए, बताए हैं। तो गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि आधुनिक काल में आपके गुप्त जी ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इन्हें ध्यान देंगे, ठीक। अब देखिए, और अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कौन कहा है? तो ये भी गुप्त जी कहे हैं, ध्यान देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में कवि ने प्रेम, त्याग, उदारता, निष्प्रियता आदि मानवीय गुणों को देखा है। पति पत्नी, देवर भाभी, माँ बेटा, सास बहू, स्वामी सेवक आदि के मर्यादा पूर्ण संबंधों को चित्रित करना गुप्त जी का मुख्य लक्ष्य रहा है। उनके आदर्श चरित्र साधक चरित्र रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं साधक कवि थे। परिवार उस समय का आदर्श था। इससे संगठनात्मक पक्ष पर प्रेमचंद्र और शुक्ल जी दोनों ने जोर दिया है। पर साकेत की विशेषता रामायणी कथा को इहलौकिकता का अनुसंग देने में है। राम मानव हैं। राजकीय परिवार के लोग सामान्य मनुष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। सीता के बारे में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? कि पलंग पीठ तजी गोंद हिडोरा, सिया न दिन पगयवनी कठोरा। तो तुलसी की पंक्ति ध्यान देंगे। पलंग पीठ तजी गोंद हिडोरा,
सिया न दिन पग अवनि कठोरा। पर वे साकेत में स्वावलंबिनी बन जाती हैं। सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित होकर साकेत के पात्र कहीं जटिल नहीं है, कहीं अभावुक नहीं है। गुप्त जी के व्यक्तित्व के अनुरूप सीधे और सरल हैं। तो गुप्त जी बहुत बड़े हैं हमारे, अभी हमको इनको देखना है, थोड़ा सा और बचा है और बहुत प्रश्न भी यहाँ से बनता है, तो आप ध्यान देंगे, इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं आप। मैथिली सरल गुप्त हैं ये। तो देखते हैं आगे, चलिए कहाँ थे हम। हाँ, यहाँ थे कि रस और महाकाव्य के रूप विन्यास की दृष्टि से भी इसमें नयापन है। न तो इसमें परंपरानुमोदित वीर रस है और न कथा का सिलसिलेवार वर्णन है। यह हिंदी महाकाव्य के भविष्य का संकेत लेकर आया। नंद दुलारे वाजपेयी के मतानुसार वो कहते हैं कि साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझ के भले ही न किया गया हो, परंतु महाकाव्य विषयक क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी से यह अनजाने में ही इतना दूर चला गया है कि आधुनिक युग का नया साहित्य प्रवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की प्रारंभिक कड़ी मान के चलता है। साकेत के बाद अब गुप्त जी के कुछ मुख्य ग्रंथ हैं रचे हुए, उनको हम देखेंगे। तो देखते हैं। यशोधरा है जो साकेत के बाद आया 32 में, सिद्धराज है, द्वापर है, हिडिंबा है, पृथ्वीपुत्र है, जय भारत है और विष्णुप्रिया है आदि। ये सब रचनाएं आपको गुप्त जी की ध्यान देनी है। यशोधरा और विष्णुप्रिया में साकेत की उर्मिला का ही चरित्र विस्तार है। इसमें भी नारी के वे ही आयाम उभरे हैं जो उर्मिला में दिखाई पड़ते हैं। त्याग, तपश्चर्या, साधना, तप आदि से मंडित ये सभी नारियां पति से वियुक्त हैं। लक्ष्मण, बुद्ध और चैतन्य अपने अपने ढंग से साधक हैं। इनमें बुद्ध का व्यक्तित्व सबसे बड़ा है। संभवतः इसी परिप्रेक्ष्य के कारण यशोधरा का व्यक्तित्व अधिक मनस्वितापूर्ण और संयमित बन पड़ा है। विष्णुप्रिया भी एक दुखिया नारी है जो दुख सहने के लिए ही बनी है। कहते हैं कि वस्तुतः नारी को परंपरा युक्त रूप में ही देखा गया है। उसको जो व्यक्तित्व दिया गया है उसका केंद्रीय बिंदु तो पति ही है। नारी की समस्त साधना, तपश्चर्या, त्याग अपने किसी मंतव्य को लेके नहीं है, बल्कि वे पति के ही केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। गुप्त जी की नारी भारतेंदु युगीन नारी विषयक चेतना का संस्कार है। वह वर्णाश्रम धर्मी, कुलवधू, पतिव्रता और परंपरावादी नहीं है। उसकी इच्छा पति की इच्छा है, उसका प्राप्य पति है। पति के बाहर, कुल के बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ती है वह औपचारिक है। कहते हैं बच्चन सिंह कि सच तो यह है कि गुप्त जी के यश का जो मूलाधार है वो साकेत ही है, और इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने अपने युग के अनुरूप है। वह अपने समसामयिक सामाजिक आदर्श के न आगे है और न पीछे, वह ठीक उसके साथ है। सन 1914 में साकेत की रचना आरंभ हुआ और 1918 तक उसके 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में छप गए। तो इसमें 12 सर्ग हैं, 18 तक उसके 5 सर्ग सरस्वती में छप गए। तो पूछा गया है प्रश्न ये कि साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में छपे, तो सरस्वती में छपे। इसके पूर्व आदर्शवादी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ही जमाना था और साकेत इसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है।
साकेत का नवम सर्ग इस बात का सबूत है कि वह नवीन युग चेतना का समर्थक तो हो सकता है पर उसके साथ चल नहीं सकता। जय भारत जो गुप्त जी का है 1952 में आता है। इसमें उनके पुराने आदर्शों को ही दोहराया गया है। हिडिंबा के चरित्र चित्रण को देखकर आलोचक गुप्त जी के पारस स्पर्श की मुग्ध भाव से प्रशंसा करते हैं। यह उच्चतम मानव आदर्श की शिक्षा से ओतप्रोत है, पर इसमें नए युग के अनुरूप मार्मिक स्थलों को नहीं चुना जा सका। अन्यथा शांति पर्व को 2 पंक्तियों में चलता न कर दिया जाता। नर में नारायण की प्रतिष्ठा, सभी लोगों के सुख की कामना, अबला जीवन की कहानी, वैष्णव दृष्टि, प्रसूत विकृत अर्थापन द्वारा जो कुछ निर्मित हुआ है वह 5वें दशक की संशयात्मक दृष्टि के विरुद्ध है। नए युग में विगत आदर्शों की स्थापना उनकी उत्थान मूलक पुरानी दृष्टि के अनुरूप है। गुप्त जी की काव्य शैली में जो विविधता दिखाई देती है वह उनकी दीर्घकालीन साधना का परिणाम है। उन्होंने खंड काव्य, निबंध काव्य, महाकाव्य, पद्य नाटक, चंपू, प्रगीत, मुक्तक आदि लिखे हैं। अनेक प्रकार के वार्णिक मात्रिक छंदों के प्रयोग किए हैं, पर उनकी मुख्य देन खड़ी बोली को काव्योचित संस्कार देने में है। स्वयं गुप्त जी भारतीय संस्कृति तथा समसामयिक यथार्थ के ब्राह्मार्थ निरूपक कवि हैं। इसीलिए खड़ी बोली का विवरण वर्णात्मक क्षमता को बढ़ा के उस युग में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। हरिऔध जी का काव्य क्षेत्र में पदार्पण उनके पहले ही हो चुका था, पर वे भाषा के 2 छोरों पर थे। या तो उन्होंने संस्कृत वृत्तों को संस्कृतनिष्ठ भाषा में बांधा या मुहावरों लोकोक्तियों को ठेस भाषा में। सामान्य काव्य भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रायः नहीं किया। गुप्त जी ने भी संस्कृत शब्दावली की प्रचुर सहायता ली है, पर खड़ी बोली का अपना जो उनका स्वरूप है वो सुरक्षित है। उनकी शब्दावली मुख्यतः अभिधा विशिष्ट है। वे अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं। वे अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि नहीं हैं। इसीलिए जहाँ कहीं उन्होंने लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया है वह बहुत कुछ सपाट हो गया, और उनका महत्व इसी में है कि इस तरह के नए प्रयोग के लिए उन्होंने जमीन बनाई। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुप्त जी की जो शब्दावली कैसी है, अभिधा प्रधान है, लक्षणा प्रधान है कि व्यंजना प्रधान है। तो गुप्त जी की शब्दावली अभिधा प्रधान शब्दावली है। तो इस प्रकार हमने मैथिली शरण गुप्त को क्या किया, समाप्त किया। अगले कवि हमारे रहेंगे हरिऔध जी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखा, जो मैंने हाईलाइट किया है और बताया है महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, आपको उसे याद कर जाना है। प्रश्न इन्हीं में से सब आएंगे। गुप्त जी को उठाएगा, इन्हीं में से प्रश्न बनाएगा और कहीं से नहीं बनाएगा। तो ये तैयार कर जाइए, इसे हल्के में ना लीजिए। अब अगले कवि हमारे हरिऔध होंगे, उनको हम देखेंगे अगली क्लास में कल। तो मैंने बताया कि ये मेरी सुबह से तीसरी क्लास थी। एक क्लास और मिलेगी चौथी, जिसमें हम लोग गोविंद पांडे की बुक का आज वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आज हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे उसमें, तो आज आप लोगों को वीडियो वो मिलेगा, वो क्लास आपको मिलेगी प्रगतिवाद की। तो वो चौथी क्लास रहेगी, उसके बाद फिर लाइव क्लास 8 बजे। तो चलिए, क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए, सभी के यहाँ शेयर करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में शीघ्र ही।